नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। कोरोना संकट को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी होंगी जिनका पालन करना होगा। ममता ने घोषणा की है कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थल सुबह 10 बजे से खोले जाएंगे और साथ ही किसी को भी धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक समय में केवल 10 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। और सीएम ममता ने काम धंधों को लेकर के भी घोषणा करते हुए कहा कि 8 जून से राज्य में सभी सरकारी और निजी कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। साथ ही राज्य में जूट इंडस्ट्री 1 जून से अपने सभी कर्मचारियों के साथ खोल दी जाएगी। ये आज की बड़ी और अहम खबर निकल कर के सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि 1 तारीख से, यानी कि लॉकडाउन का जब चौथा चरण पूरा हो जाएगा तो 1 तारीख से 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और इसके बाद 1 हफ्ते के बाद यानी कि 8 तारीख से सभी जो जितने भी निजी और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अपने काम पर लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से ज़्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने की, हालांकि मंदिरों में या मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। एक समय पर सिर्फ 10 लोग ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। पूजा अर्चना या जो भी धार्मिक कार्यक्रम है वो कर सकेंगे। शांतनु हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये जो बड़ी घोषणाएं आज की हैं, जिस तरीके से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की बात कही गई है और निजी और सरकारी कर्मचारियों को भी 8 जून से काम पर लौटने के लिए कहा गया है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज जो प्रेस मीट किया था और प्रेस मीट करने के बाद सबसे पहले उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि करीब 1 तारीख से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा का दरवाजा खुल जाएगा जी। क्योंकि मतलब अभी मतलब इसीलिए उन्होंने बोला ये कई दिनों तो बंद पड़े थे, तो लेकिन अभी उसको खोलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मतलब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ भी मतलब कम से कम 10 आदमी के ऊपर अंदर कोई नहीं जाएगा जी। शांतनु जी, इस पूरे मामले में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन 4 के बाद 5वें लॉकडाउन के लिए या फिर आगे की क्या कुछ रणनीति है, इसके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा फैसला? जी, सबसे बड़ी बात तो वही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी जो परिस्थिति है, आज भी खुद एक मंत्री भी जी कोरोना पॉजिटिव उसका घर वालों का है जी, लेकिन जी। और धीरे धीरे जो आंकड़े जो मतलब इतना तेजी से बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। फिलहाल मतलब आप तो देखिएगा 2 दिन में मतलब डबल हो गया, मतलब 344 जो पॉजिटिव केस हो गया। ये तो 2 दिन में, जो पहले 1 हफ्ता के बाद में होता था डबलिंग, लेकिन अभी 2 दिन में डबलिंग हुआ है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री ऐसी भी आदेश दी, जो सरकारी कर्मचारियों जो है वो 8 तारीख से पूरा 100% ज्वाइन करना होगा जी। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन तब भी एक बात इसमें मतलब आ जाता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए जो सबसे बड़ी मुद्दा है, जो अभी देखिएगा सरकारी कर्मचारी का जो ऑफिस में जाने के लिए कम से कम उसका कोई ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था तो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। अगर कोई लोकल ट्रेन भी अभी चालू नहीं होगा और बस भी मतलब बहुत कम है, तो अभी मतलब उनको ऑफिस भी जाना होगा। तो किस तरह के जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या दिशा होगा, वो खुद मुख्यमंत्री अभी तक कुछ बताया नहीं। हो सकता है तो बाद में बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति, अभी तो आप 4,500 का ऊपर पॉजिटिव केस हो गया जी। जो मरने का आंकड़ा है वो भी 300 के आसपास भी चला गया। तो अभी दिन के दिन जो मतलब जो बाहर गांव से जो लोग आते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी कलकत्ता और हावड़ा, हुगली इस जिला को जो मतलब रेड जोन में था वो धीरे धीरे ग्रीन जोन में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बंगाल का जो गांव जो
जो इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो गांव इलाका है, इसमें मतलब धीरे धीरे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा अभी सामने आ रहा है, क्योंकि अभी बंगाल से मतलब बाहर गांव से जितना लोग आते हैं, परियायी जो लोग आते हैं, ये सब मतलब पश्चिम बंगाल का हर गांव में मतलब चले जाते हैं और गांव गांव में मतलब इसका पॉजिटिव केस आ जाता है। ये सबसे बड़ी मुद्दा सामने आ गया। जी शांतनु जी, जिस तरीके से अम्फान चक्रवाती तूफान ने जिस तरीके से तबाही मचाई और लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, जैसा कि आपने बताया, तो इस दौर में जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का, तो और लॉकडाउन में कहीं ना कहीं पूरी तरह से छूट के ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि अगर राज्य सरकार को फैसला लेना होगा तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं लॉकडाउन को पूरी तरह से खोलने के मूड में दिखाई दे रही है। तो क्या धार्मिक समागम जो होते हैं उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, धार्मिक के लिए जो मतलब दिशा निर्देश मतलब सिर्फ यही कहा है कि सिर्फ 10 आदमी मंदिर, मस्जिद, गिरजा जहाँ पे मतलब पूजा पाठ करने जाएगा तो सिर्फ 10 आदमी जा सकते हैं। उसके वो लोग बाहर आए तो फिर 10 आदमी जा सकते हैं। ऐसी मतलब रोटेशनली वो चला सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ यही बोला, अभी मतलब कोई अनुष्ठान कुछ नहीं होगा। कोई मंदिर मस्जिद का जो अनुष्ठान होता है वो पूरा बंद, अभी फिलहाल बंद कर दिया, क्योंकि मतलब हर जगह पे कम से कम 200-400 लोग मिलके अनुष्ठान करेंगे, कीर्तन करेंगे, जो भी करना है वो अभी फिलहाल बंद। लेकिन वो तो सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अभी सेंट्रल से मतलब केंद्रीय सरकार की ओर से 31 तारीख तक लॉकडाउन जारी है। उसके बाद क्या दिशा होगा नहीं होगा वो अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। लेकिन तब भी ममता दीदी ने मतलब पूरा बंगाल को अभी जो बोल रहे हैं, पूरा दुकान को, सभी दुकानदारों को खोलने के लिए बोला है। और चाय का मतलब जो कंपनी है, चाय का जो कंपनी है वो 100% लेके पूरा चालू कर सकता है, ऐसी भी आज आदेश दे दी। जी तो इसमें जो साथ साथ में और भी देखिएगा, जो केंद्रीय सरकार से ओर से बार बार यही बोल रहे थे, जो इंटर जो बास आप चालू कर सकता है आपका खुद जिला में, जहाँ पे ग्रीन जोन है, आप बास भी चालू कर सकते हैं। लेकिन उसमें कम से कम 20 आदमी होना चाहिए। लेकिन अभी जो ममता दीदी ने बोला है कि नहीं, 20 आदमी नहीं, बास में जितना सीट है वही पूरा सीट में आदमी जा सकता है, लेकिन कोई स्टैंड बाय आदमी नहीं जाएगा बास में। जी, लेकिन शांतनु जी, ऐसे में अगर जरा सी भी लापरवाही किसी भी आदमी के द्वारा बरती जाती है तो तेजी से इन मामलों में इजाफा हो सकता है। कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल सकता है और बहुत ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो क्या कुछ इंतजाम हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज सबसे बड़ी बात तो वही सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए जो खुद आज तृणमूल का जो पार्थो चटर्जी था, जो महासचिव है तृणमूल दल का, जो पश्चिम बंगाल का, पार्थो चटर्जी ने खुद ऐसी आज मतलब उन्होंने कहा है, जो रेल जो मतलब भारतीय रेल ने जो मतलब लगातार एक से एक परियायी मजदूर लोग, श्रमिक लोग जो बाहर गांव से आते हैं सबको बंगाल में घुसाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का फिलहाल परिस्थिति को देखना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है देखना चाहिए, आइसोलेशन कितना है, बेड कितना है, क्वारंटाइन सेंटर कितना है। अभी तो क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए बंगाल की कहीं भी इलाका में जो स्कूल को, बिल्डिंग को लेने के लिए खुद ममता बनर्जी बोला है। लेकिन फिलहाल अभी जो देख रहे हैं कहीं इलाका में मतलब अभी स्कूल को बनाने के लिए जब जी शांतनु, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इसी बीच हमारे साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ गए हैं। विश्वनाथ जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। विश्वनाथ जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो राज्य में 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, ये बड़ा फैसला लिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। हालांकि पश्चिम बंगाल में सीएम और राज्यपाल के बीच जंग भी जारी है। जिस तरीके से सीएम ममता बनर्जी ने जो प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनको लेकर के जो बयान दिया था, कोरोना संक्रमण के फैलने की जिम्मेदारी उन पर कहीं ना कहीं थोप दी थी, और इसी को लेकर के राज्यपाल ने कई ट्वीट किए और सीएम ममता पर निशाना साधा और कहा कि जो हमारे राज्य के जो लोग हैं, जो दूसरे राज्यों में गए हैं, वो रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं और वो हमारे अपने हैं, वो हमारे राज्य की धरोहर हैं। ऐसे में उनका अपमान नहीं करना चाहिए, यह बेहद निराशाजनक है और साथ ही उनकी इच्छा का सम्मान भी किया जाना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने सरकार को नसीहत दी है। और उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये बड़ा फैसला लिया है, इससे कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कोरोना का संक्रमण अब फैल जाएगा, बढ़ेगा वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, ये बड़ा फैसला लिया है। इससे कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कोरोना का संक्रमण अब फैल जाएगा, बढ़ेगा वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, ये बड़ा फैसला लिया है। इससे कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कोरोना का संक्रमण अब फैल जाएगा, बढ़ेगा वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से
धार्मिक स्थलों को खोलने की बात कही गई है। हालांकि तमाम एहतियात बरतने की भी बात वहां पर कही गई है कि 10 से ज़्यादा लोग धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते एक साथ। और इसके अलावा जो निजी और सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं उनमें जो कर्मचारी हैं उनको भी 100% वहाँ पर काम करने के लिए इजाज़त दे दी गई है। सभी कर्मचारी अब अपने अपने काम पर जा सकेंगे। और इसके अलावा जो बसों में जो संख्या निर्धारित की गई है कि सभी सीटों पर बैठ कर के जो यात्री हैं वो यात्रा कर सकेंगे, सफ़र कर सकेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का अब खतरा बढ़ गया है पश्चिम बंगाल में कि जिस तरीके से ये छूट दी गई है लॉकडाउन में और कोविड-19 का संक्रमण अभी भी लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद इस तरीके से छूट दी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरीके की सावधानियां बरती जा रही हैं और जिस तरीके से वहां पर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले और कोरोना से होने वाली मौतों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला विषय है। तो जिस तरीके से लॉकडाउन का चौथा चरण अभी चल रहा है और केंद्र सरकार ने अभी तक लॉकडाउन 5 के लिए या फिर कोरोना के जो लॉकडाउन लगाया गया है लॉकडाउन 4, उसके बाद की कोई भी रणनीति, राज्य सरकारों को कोई भी दिशा निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं। मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। मनोजीत जी, आपका स्वागत है। जी मनोजीत जी, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सभी धार्मिक स्थल 1 तारीख से खोल दिए जाएंगे? तो देखिए, ये तो मुझे लगता है ठीक ही है, तब तक हम इसको झेलेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी बात आप कर रहे थे, देखिए एक तरफ वो लॉकडाउन के बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैसे माइग्रेंट लोगों को अभी छोड़ा। जब हम लोग कह रहे थे कि मार्च के आखिर में और एटलीस्ट आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन उन लोगों को तो भेजना चाहिए था, तभी तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अभी तो इन्फेक्शन रेट भी बढ़ गया है। तभी अभी एक तरफ से आप लॉकडाउन की बात करोगे, एक तरफ सबको ट्रेन चलाओगे, प्लेन चलाओगे। प्लेन के बारे में भी तो हम लोगों का ऑब्जेक्शन था। तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है कि ममता जी ने कहा कि ऑफिस भी खुल दो, कोई प्रॉब्लम क्या है। ऑफिस में सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम ऑफिस जाएंगे, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो लगता है कि प्लेन में तीनों सीटों में तीनों लोग बैठेंगे, तो अभी ऑफिस खुलने से क्या प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रहा है, मुझे लगता है ममता जी ने ठीक काम की है। मनोजीत जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब बीच की सीट पर जो विमानों में बीच की सीट होती है उस पर बुकिंग नहीं कर पाएंगी केंद्र सरकार और एयरवेज, लेकिन वो अलग मामला है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया है, हालांकि एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन बसों में भी सभी सीटों पर बैठने की इजाजत दे दी गई है। तो क्या इससे, क्योंकि हवाई जहाज में आम लोग सफर नहीं करते और ज्यादा संख्या में भी लोग सफर नहीं करते, लेकिन बसों में जो क्षेत्रीय लोग हैं, आसपास जाने के लिए लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में क्या संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं है? देखिए, मेरे पास जो प्रेस रिलीज है ममता जी के पास से जो आई है, आप बातों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। संवाददाता ने बताया कि बसों में भी सभी सीटों पर बैठने की इजाजत दी गई है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में 100% खोलेंगे। स्कूल और कॉलेजेस अभी तक बंद रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है रेड जोन में से ऑफिस खोल जाएंगे। रेड जोन के बारे में मुझे लगता है जरूर मनोजीत जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का और 8 जून से सभी सरकारी और निजी जो कर्मचारी हैं उनके काम पर लौटने का, और साथ ही साथ जो यातायात के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि सभी सीटों पर यात्री बैठ करके सफ़र कर सकेंगे। हालांकि अभी तक इसके लिए गाइडलाइन जो जारी की जानी है वो अभी की जाएगी, लेकिन एक तरीके से फिलहाल जो केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया जाना है लॉकडाउन 4 के बाद, उसके बारे में अभी तक केंद्र सरकार से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया है और ये बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है।
चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने भी 1 जून से स्मारक और नेशनल पार्क खोले जाने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले से टूरिज्म ट्रेड को राहत मिली है। कुछ दिनों के लिए पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जितने भी पर्यटक स्थान हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको खोलने का फैसला लिया गया है। सरकार के फैसले से टूरिज्म एंड ट्रेड को राहत मिली है। कुछ दिनों के लिए पर्यटकों का प्रवेश जो है वो निःशुल्क रहेगा। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान अपने पर्यटन को लेकर के मशहूर है विश्व भर में, और जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया था उससे काफ़ी नुकसान पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा था, और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। कुछ दिनों के लिए पर्यटकों को हालांकि प्रवेश निःशुल्क दिया जाएगा, मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ये बड़ा फैसला है क्योंकि पर्यटक राजस्थान में पहुंचेंगे और राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में कुछ कमाई ज़रूर शुरुआत में होगी। और उसके बाद जिस तरीके से शुरुआत में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है और उसके बाद इसमें गाइडलाइन जारी की जाएगी। 1 जून से सभी स्मारक और नेशनल पार्क खोल दिए जाएंगे। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से यह फैसला लिया है उससे टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की खबर सामने आई है। जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर ही आधारित है, उनके लिए ये बड़ी खबर है। अब टूरिज्म खोल दिए गए हैं और स्मारक और नेशनल पार्क खोलने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले से टूरिज्म ट्रेड को राहत मिली है। कुछ दिनों के लिए पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? 1 जून से स्मारक और नेशनल पार्क खोलने का फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। बिल्कुल नितिन, बता दो आपकी जानकारी कीजिए कि टूरिज्म ट्रेड के लिए जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो यही आ रही है क्योंकि 1 जून से प्रदेश के सभी जो ट्रेड पार्क हैं, जो टूरिज्म पार्क हैं, सभी को खोल दिए जाने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। आज दोपहर में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें सर्वसम्मति से ये फैसले लिए हैं, लेकिन कुछ एहतियाती तौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और जो पार्क में है, जहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे गाइडलाइन जारी की गई है कि सत्तों के आधार पर ही उनपे यहाँ पे खोले जाएंगे। वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग विशेष व्यवस्था रहेगी। वहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात रहेगा जो कि आने जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उन पर भी नजर रखेगा। जो विदेशी टूरिस्ट है या फिर बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बाकायदा स्क्रीनिंग करानी होगी, उसके बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में जो रेवेन्यू है उसको अर्न करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा और जो फ्री ऑफ कॉस्ट टूरिस्ट स्पॉट में सैर कर सकेंगे सैलानी, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है। जी, लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से जो लोग टूरिस्ट से ही पैसा कमाते हैं, जो जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर ही आधारित है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत हो सकती है क्योंकि अब जैसे टूरिस्ट आएंगे तो उनका भी काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसके अंदर ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि जयपुर में बता दें बिरला मंदिर है, अजायब घर, चिड़ियाघर है, ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट हैं। यहाँ पर जो घोड़े वाले हैं, गधे वाले, खच्चर वाले मान लिया, फिर अन्य प्रकार से जो पोशाकें हैं, अन्य प्रकार से टूरिस्ट स्पॉट पे जो काम करते हैं, जो अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। लेकिन उनको भी साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपनी एहतियात के तौर पर कोरोना संबंधित जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उनका बखूबी पालन करें। यहाँ तक कि जो कस्टमर उनके पास आएंगे उनको भी पालन करने के लिए कहें। यदि कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पर कार्य करने वाला व्यक्ति गाइडलाइन की अवहेलना कर पाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण के मामले जो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये गंभीरता बढ़ते हुए टूरिस्ट स्पॉटों को खोलने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। जी संदीप जी, जो ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर ही टिकी हुई है, अब उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनके सामने आ रही हैं? देखिए अंदर हमने कुछ लोगों से बात की जो टूरिस्ट स्पॉट के लिए वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे, दुकानें सजाते थे, या फिर यूँ कहें कि उनकी आजीविका ही टूरिस्ट के माध्यम से चलती थी। उनका साफ साफ कहना है कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बड़ा फैसला है कि हमको हमारे लिए आराधी खबर है और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया है उन्होंने। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कभी निराश नहीं होने देंगे। हमारी जो गाइडलाइन हमको दी गई है कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा, हमको भी पालन करेंगे। यहाँ तक कि कम कमा लेंगे लेकिन जो कस्टमर है उनको भी हमको पालन करने के लिए बाध्य करेंगे। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से जो बाकी राज्य हैं उन्होंने अपने बॉर्डर से सील किए हुए हैं, क्या राजस्थान में इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया? जिस तरीके से कोविड-19 का जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है।
देखिए जितेंद्र, मुख्यमंत्री शिवरत ने अपने आदेशों में, निर्देशों में साफ ये भी स्पष्ट किया है कि अभी तो बॉर्डर सील है, लेकिन पहले प्रदेश वासियों के लिए स्पॉट खोले जाएंगे, उसके बाद में गंभीरता बरतने की, तब गंभीरता बरती जाएगी। वहीं पर जो प्रदेशवासी हैं वो एक बार घूम सकेंगे, क्योंकि स्थानीय लोकल ट्रांसपोर्टेशन चालू करने की कवायद की जा रही है लगातार। और रही बात ट्रांसपोर्ट जो नाके सील किए गए हैं, बॉर्डर सील किए गए अन्य राज्यों के, वहां से टूरिस्ट आना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं या फिर ये कहें प्रदेशवासी हैं, वो इनका आनंद ले पाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कहा है कि वो बाद की बातें हैं कि पहले स्थानीय लोगों से, प्रवासियों से नहीं करके या प्रदेशवासियों से ही शुरुआत करें, उसके बाद में देखा जाएगा कि किस हिसाब से कोरोना संक्रमण बढ़ता है करता है, उसके हिसाब से अन्य फैसले लिए जाएंगे। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान में 1 जून से खोले जाएंगे स्मारक और नेशनल पार्क। हालांकि ये सुविधा सिर्फ प्रदेशवासियों के लिए ही होगी, अभी दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है। सरकार के फैसले से टूरिज्म ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, राहत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि कोविड-19 के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है अभी तक, और लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद केंद्र सरकार की क्या कुछ गाइडलाइन होगी उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उससे पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें जानकारी दी गई है वृद्धि दर के आंकड़ों पर कोविड-19 संकट का प्रभाव पड़ा है और इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.7% रही थी और बीते पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर घट करके 4.2% पर आ गई है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 6.1% रही थी। और कोविड-19 पर काबू के लिए सरकार ने 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, लेकिन जनवरी मार्च के दौरान दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां सुस्त रही थी, जिसका असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान लगाया था। एनएसओ ने इस साल जनवरी और फरवरी में जारी पहले और दूसरे अग्रिम अनुमान में वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान लगाया था। और कोरोना वायरस महामारी की वजह से जनवरी मार्च 2020 के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में 6.8% की गिरावट आई है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारत की जीडीपी के जो आज आंकड़े जारी किए गए हैं, उससे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4.2% ही भारत की जीडीपी की वृद्धि दर रह गई है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका है और पिछले जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था 5% रहने का, उससे भी कम ये पहुंच गई है, क्योंकि देश में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और इससे पहले भी जिस तरीके से सुस्ती देखने को मिल रही थी, उसका भी असर इसमें देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें ये जानकारी दी गई है कि बीते पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर घट करके 4.2% पर आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 4.2% देश की विकास दर अब रह गई है। देश की जीडीपी में पिछले 11 सालों की सबसे कम विकास दर बताई जा रही है और भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने इस बाबत ये जानकारी दी है। और भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका लगा है, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.1% रही थी, वो अब इस साल 4.2% पर आ गई है। ये बहुत बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगा है। जिस तरीके से लॉकडाउन का खासा असर इस पर देखने को मिला है, जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अतुल श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए। अतुल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद। अतुल जी, किस तरीके से देखते हैं भारत की जो विकास दर है वो 4.2% ही रह गई है? देखिए, ये विकास दर जो हमारी डाउन हुई है, ये पिछले काफी, अगर हम पिछले अपना रिकॉर्ड देखें, सबसे डाउन में से डाउन है। ये साफ इंडिकेट करती है कि हमारा आगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडिया की जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सर्विस इंडस्ट्री है, काफी आगे जाके भी थोड़ी सी और दिक्कत होने वाली है। ये इंडिकेट करती है कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। तो ये नेचुरल सी बात है, ये होना था। और अभी जहाँ तक हमारा मानना है, इसको और ही डाउनग्रेड भी थोड़ा सा और अपने को देखने को मिलेगा।
अनुमान लगाया जा रहा था 5% रहने का, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन का जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरे विश्व पर देखा गया, तो उसका कितना असर इस पर देखने को मिला है, या फिर जो सामान्य जो सुस्ती देखने को मिल रही थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, क्या उसी का ही असर है? बिल्कुल बिल्कुल उसका असर है। बहुत सारी इंडस्ट्री तो अभी हमारी चालू ही नहीं है, और अभी ऑलमोस्ट हम देखने वाले हैं कि लॉकडाउन 5 कैसा रहेगा, कितनी इंडस्ट्री खुलेंगी, कितने पार्ट में खुलेंगी, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगा। तो हमारा अगला क्वार्टर भी अभी काफी नेगेटिव रहने वाला है। अतुल जी, तो किस तरीके से भारत सरकार को इससे निपटना चाहिए ताकि हमारे देश की जो विकास दर है उसमें तेजी आ सके? देखिए, सबसे पहले तो हमने किसी भी देश का कोई भी आउटपुट ग्रोथ करे था, हमें इंडस्ट्री, जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं खुलेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं खुलेंगी, वो भी एहतियात को कंपनी को ये पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, कोई रूल बनाना पड़ेगा, ये शिफ्ट करना पड़ेगा कि इस शिफ्ट में काम करेंगे, इतना काम करेंगे। जब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्री नहीं खुलेंगी, तो अभी कुछ नहीं। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमें प्रोडक्शन चालू करना है। लोग जो इधर से उधर जा रहे हैं, राज्यों को छोड़ के जा रहे हैं, इन सबको रोकना पड़ेगा, कैसे भी रोकना पड़ेगा, अदरवाइज स्थिति और बेकार हो जाएगी। एक कंपनी में, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मारुति का प्लांट जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, 10% 5% चालू हुआ है। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि अभी ये दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। अतुल जी, जिस तरीके से भारत सरकार ने जो राहत पैकेज जारी किया था, उसके हिसाब से किस तरीके से आप देखते हैं कितना असर उसका इसमें देखने को मिलेगा? राहत पैकेज हिसाब से गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का अनाउंस करा है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, हमारे उसको बोलना और उसको इम्प्लीमेशन कराना, उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना, उसको उस एंड यूजर तक पहुंचाना ताकि उसको रिलीफ मिल सके, उसमें अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी, हम लोग चाहे 20 लाख करोड़ बोले या 30 लाख करोड़ बोले, जैसे कि कल भी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का किसानों के लिए पैकेज अनाउंस करा है। पर अनाउंस करना और लोगों तक पहुंचना, उसको इम्प्लीमेशन करना, एंड यूजर तक उसको पहुंचाना, तो वो बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत खासी दिक्कतों का अभी सामना करना पड़ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से खामियां देखी जा रही हैं अतुल जी? देखिए, इम्प्लीमेशन में सबसे अच्छी है अभी किसी भी आप जो 20 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, एमएसएमई के लिए दिया है, आप किसी भी बैंक में जाएं तो बैंक वाले बोलते हैं अभी तक हमारे पास कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इन कुछ चीजों में लोग, एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट अगर किसी छोटे लघु उद्योग को कितना दे रही है, क्या उसका पैरीमीटर है, कितने दिन में दे देगी। अगर मैं छोटा कोई उद्योग चला रहा हूँ, मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 7 दिन में मिल जाएगा, 10 दिन में मिल जाएगा। एक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तो एज यूजुअल जैसे हम लोग, करप्शन एक बहुत बड़ा कारण है, वो चलता रहेगा और इसका इंडस्ट्री में और नेगेटिव फर्क देखने को मिलेगा। अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अहम जानकारी आपने दी। जिस तरीके से भारत को कहीं ना कहीं एक बड़ा ये झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। जीडीपी की जो दर है, जो भारत की विकास दर है, वो अब 4.2% पर ही आ गई है। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। आओ मिश्रा जी आओ। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। मैं सुनिया ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ। 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ, अपनी सुरक्षा, अपने हक। कोरोना के कहर से लोहा नगरी पर पड़ी चोट। लोहा नगरी के